तो लक्ष्य जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है वो तुम नीचे देख सकते हो, जो तुमने डाउट क्वेश्चन मुझे भेजा है। क्वेश्चन ये है, ए रेडियो सेट ऑपरेट्स एट 6 वोल्ट डीसी, ए ट्रांसफार्मर विद 18 टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल में कितने टर्न्स हैं? उसमें 18 टर्न है। यानी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये मान लेते हैं कि ये ट्रांसफार्मर की क्या है, कोर है, और हमको मालूम है ये होती है इसकी सेकेंडरी कॉइल और यहाँ पर होती है प्राइमरी कॉइल, ठीक है। और आउटपुट कितना चाहिए हमको? 6 वोल्ट का ऑपरेट चाहिए। इज यूज टू स्टेप डाउन द इनपुट वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट AC EMF। तो यहाँ से जो इनपुट दिया जाता है इसको, वो इनपुट दिया जाता है 220 वोल्ट AC का, ठीक है। 220 वोल्ट AC का यहाँ से इनपुट दिया है। This AC EMF is then rectified by another circuit to give 6 वोल्ट DC। तो हमको यहाँ से जो आउटपुट चाहिए है, ये आउटपुट कितना चाहिए लोड रेजिस्टेंस पर? ये आउटपुट चाहिए हमको 6 वोल्ट के बराबर। यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस पर हमको कितना चाहिए आउटपुट? 6 वोल्ट का चाहिए। लेकिन ये जो आउटपुट मिलेगा, ये आउटपुट कैसा होगा? ये जो आउटपुट हमको मिलेगा, ये आउटपुट मिलेगा अल्टरनेटिंग करंट, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा। ये टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा। और जो ये वैल्यूज हम देख रहे हैं, ये कौन सी वैल्यूज होती हैं? ये वैल्यूज होती है RMS। ये भी क्या है? RMS वैल्यू है। ये भी RMS वैल्यू है, ये भी RMS वैल्यू है। लेकिन जो रेडियो सेट है उसको क्या चाहिए? DC सप्लाई चाहिए। तो अगर हमको यहाँ से 6 वोल्ट का AC मिल गया है, तो एक और डिवाइस होती है जिसको कहते हैं रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर 6 वोल्ट AC को 6 वोल्ट के DC में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। 6 वोल्ट के AC को 6 वोल्ट के DC में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अब वो कैसे करेगा उससे हमको मतलब नहीं है। हमको अभी अपना जो इंफॉर्मेशन है, अपना जो कंटेक्स्ट है उस तक सीमित रखना है कि वी नीड आउटपुट ऑफ 6 वोल्ट। तो अब इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे? हम अप्लाई करेंगे, हम जानते हैं कि सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज है अगर V2, प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज है V1, तो V2 अपॉन V1 किसके बराबर होता है? ये होता है N2 अपॉन N1 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आउटपुट है V2 वो कितना है? 6 वोल्ट के बराबर है। तो उसको हमने लिखा 6, V1 220 के बराबर है, इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में कितने हैं? सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हैं 18, और प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने वो हमको कैलकुलेट करने हैं। तो उसको सॉल्व करने पर N1 की वैल्यू आएगी 220 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 6। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो N1 की वैल्यू आ जाती है 660। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है प्राइमरी कॉइल में वो कितने हैं? 660 के बराबर है। अब तुम्हें कंफ्यूजन किस चीज़ से हुआ होगा? कंफ्यूजन इससे हुआ होगा कि क्वेश्चन में गिवन था कि रेक्टिफायर का जिक्र कहाँ से आ गया है। तो रेक्टिफायर वो डिवाइस है जो कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करेगी, या अल्टरनेटिंग सिग्नल को किस में कन्वर्ट करेगी? डायरेक्ट करंट सिग्नल में चेंज कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्राइमरी दिए, प्राइमरी वैल्यू है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, वो कितनी? 220 वोल्ट। सेकेंडरी में कितना मिलता है? 6 वोल्ट। और ये फॉर्मूला लगा के हमको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम तुम्हारे दूसरे क्वेश्चन पर। तो जो दूसरा क्वेश्चन था तुम्हारा वो ये है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? क्वेश्चन ये है, Which of the following plots may represent the reactance of a series LC combination? तो एक सीरीज LC कॉम्बिनेशन है, उसका रिएक्टेंस क्या हो सकता है ये हमको पता करना है। ग्राफ क्या हो सकता है? ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट किया गया है? फ्रीक्वेंसी और रिएक्टेंस के बीच में। फ्रीक्वेंसी को कहाँ लिया गया है? एक्स एक्सिस पर। तो ये है फ्रीक्वेंसी, इसको कहाँ लिया है? एक्स एक्सिस पर। और रिएक्टेंस कहाँ पर है? वाई एक्सिस पर है, ठीक है। तो ये जो सर्किट है इसमें केवल दो ही चीज़ें लगी हुई हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें लगी हुई हैं? एक तो है कैपेसिटर और एक इंडक्टर है। इस तरह का सर्किट है ये। रेजिस्टेंस इसमें नहीं है, तो इसका रिएक्टेंस होता है XC और ये कितना होता है? XL होता है, ठीक है। XL और XC दोनों में फेज डिफरेंस कितना होगा? पाई का होगा, 180 का होगा, क्योंकि
करंट पूरे सर्किट में सेम होगा। इसमें करंट चलता है 90 डिग्री से आगे, इसमें करंट चलता है 90 डिग्री से पीछे। किसके कंपैरिजन में? वोल्टेज के। या ऐसा कह सकते हैं कि करंट के कंपैरिजन में रिलेटिव टू करंट एक्सी में वोल्टेज चलता है 90 डिग्री पीछे और करंट के रिलेटिव एक्सएल में वोल्टेज चलता है 90 डिग्री आगे। तो इनमें जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? पाई का है। तो नेट रिएक्टेंस जो हम इसका लिखेंगे वो हम लिख लेते हैं सपोज XC माइनस XL के बराबर है। ठीक है। अब XC की वैल्यू कितनी है? XC की वैल्यू होती है 1/ωc माइनस और ये होता है ωL के बराबर। तो XL को लिखा हमने ωL, XC को लिखा 1/ωc। इनिशियली अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो फ्रीक्वेंसी अगर 0 ले लें हम यहाँ पर, यानी अगर मैंने ओमेगा को 0 लिया, इफ़ ओमेगा इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आएगी? ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, लेकिन ये टर्म क्या करेगी? इसको ये वाली टर्म बना देगी इनफाइनाइट 1/ωc वाली, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। इसी तरह से इफ़ ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर ओमेगा को हम इन्फिनिटी ले लें तो x की वैल्यू कितनी आएगी? अब ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और ओमेगा L वाली टर्म हो जाएगी इनफाइनाइट, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी आएगा। यानी जो ग्राफ 0 फ्रीक्वेंसी पर इन्फिनिटी होना चाहिए और अगर हम उसको ले लेते हैं इन्फिनिटी तो भी इन्फिनिटी होना चाहिए। लेकिन अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक रिएक्टेंस पॉजिटिव लेना चाहिए और एक हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी को अगर हमने 0 लिया, मैंने अगर मॉड नहीं लगाया होता तो कोई ना कोई एक टर्म कैसी आएगी? इसमें नेगेटिव आएगी। हालांकि मैं उसे भी डिटेल में जाऊंगा नहीं, अभी मैंने तुमको ये नहीं कराया है कि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर से जब हम इसको लिखते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर से जो टोटल इम्पीडेंस होता है सर्किट का Z इक्वल टू, उसको R माइनस JXC लिखा जाता है और Z इक्वल टू R प्लस JXL लिखा जाता है, जिसमें J कितना होता है? √-1 के बराबर। तो ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, तो हमें अपना कॉमन सेंस लगाना है। इसमें कॉमन सेंस ये लगाना है कि जो 4 ग्राफ क्वेश्चन में गिवन है उन चारों ग्राफ में से जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो ग्राफ स्टार्ट कहाँ से करना है तुमको? इन्फिनिटी से। और जब फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी है तब भी ग्राफ कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी पर जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और इम्पीडेंस का जो रिलेशन आ रहा है या फ्रीक्वेंसी और रिएक्टेंस का जो रिलेशन आ रहा है ये स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल नहीं है। इस यहाँ फ्रीक्वेंसी नीचे है, यहाँ पर ऊपर है। ठीक है। तब एक ही पॉसिबिलिटी इसमें होती है, कौन से ऑप्शन की? डी ऑप्शन पॉसिबल होता है, जिसमें जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो रिएक्टेंस कितना है? इनफाइनाइट है। इसके बाद किसी फ्रीक्वेंसी की पर्टिकुलर वैल्यू पर, फ्रीक्वेंसी की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर ये टर्म कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है। अगर हम इसको 0 कर दें तो वो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू कितना आएगा। तो ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ये 0 होगा जब ये दोनों टर्म कैसे हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। इसके बाद फिर ये नेगेटिव होगा और नेगेटिव होके ये टर्म पहुंच जाएगी, फिर इन्फिनिटी तक जाएगी। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन, ये इसको क्वेश्चन में गिवन है डी, तो हम कहेंगे कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। तो ये था तुम्हारे दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है।